नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता उत्साह को आज हम पढ़ेंगे। पहले पाठ प्रवेश देखते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। आह्वान गीत कहते हैं पुकार गीत, जिसमें किसी को बुलाते हैं, और यह किसको संबोधित है? बादल को। बादल निराला का प्रिय विषय है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निराला जी का प्रिय विषय क्या है? बादल। और क्यों है? क्यों कि आगे लिखा है, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, जन मतलब लोग, और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस मतलब नष्ट और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। दोबारा से समझिए, बादल निराला जी का प्रिय विषय इसलिए है क्योंकि वो दो काम करता है। पहला काम, बारिश के होने से बहुत दिनों से गर्मी में परेशान छोटे छोटे पौधों को जीवन मिल जाता है, उनमें रस आ जाता है, उनमें एक उत्साह आ जाता है, उनको जीवन मिल जाता है, उन्हें जीवन का संचार हो जाता है। और दूसरी तरफ वहां जो पड़े हुए बीज होते हैं वो बारिश को पाकर के अंकुरित होने के लिए फूटते हैं। तो फूटते हैं मतलब नया परिवर्तन करने की उनके अंदर एक चाहत होती है, और वो करते भी हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, मतलब एक बड़े दृष्टिकोण से। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ललित कल्पना मतलब सुंदर कल्पना भी है, और क्रांति की चेतना, इसलिए इनको क्रांति चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है निराला जी को। और वो क्रांति चेतना बादल के प्रतीक को लेकर करते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ध्यान दें, एक जो सामाजिक क्रांति होती है, जो सोशल रिवोल्यूशन होता है, यह एक बहुत बड़ा जो चेंजेज आता है समाज में, उसमें जहां अनेक चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है वहां साहित्य की भी भूमिका होती है। मतलब आप ये मान के चलिए, देश को अगर फौजी बॉर्डर पर गोलियों से बचाता है तो देश के अंदर विचारधारा साहित्य के माध्यम से आती है। यही कारण है कि आज़ादी के समय प्रेमचंद की सोजे वतन जैसी पुस्तक को अंग्रेजों ने दबाया, जलाया, है ना। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अर्थात वो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह की रचनाओं को लिखता है वो व्यक्ति एक नया जीवन देता है, वो व्यक्ति नई कविताएं लिखता है, या ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति बादलों की तरह से एक परिवर्तन करता है। ये शेष भाग अगली कविता में पढ़ेंगे हम। तो ये हमारी कविता आ रही है पहली, उत्साह। बादल गरजो। अब यहां पहले ये समझ लें कि कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई थी। जब भारत देश हमारा गुलाम था और यहाँ के अक्सर लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था, अपने सिद्धांतों के साथ भी समझौता कर लिया था, ऐसे समय में हमारा देश के जो साहित्यकार थे उन्होंने कलम उठाई और उनको प्रेरित किया। आपको एक घटना बताऊं मैं कि एक बार लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रामधारी सिंह दिनकर जी दोनों जा रहे थे। तो जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो नेहरू जी का पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने वाले थे, तो दिनकर जी ने उनको संभाल लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जब उनसे धन्यवाद कहा तो रामधारी सिंह दिनकर जी का धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, देश भी जब जब इस तरह से लड़खड़ाएगा तो साहित्यकार खड़ा हुआ मिलेगा। तो यही अर्थ है यहाँ पर कि जब देश में हमारे लोग गुलाम हो गए थे और लोगों की मानसिकता एक परजीवी संस्कृति को स्वीकार करने लग गई थी और अपने जीवन के साथ समझौता करने लग गई थी, लोगों के अंदर से आज़ादी की हीनता आने लग गई थी, तब निराला जैसे व्यक्ति ने कवियों को प्रेरित किया कि तुम भी बादल की तरह हो, उठो। जिस तरीके से बादल नए नए परिवर्तन करता है, उसी तरह से आप भी कुछ ऐसा लिखो कि लोगों में उत्साह आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया कि ये कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई और अब किनको संबोधित की जा रही है।
तो कवि कहते हैं बादल गरजो। अब यहां एक बादल का अर्थ तो सिंपल बादल है जो आप समझ रहे हैं, और यहां बादल का एक अन्य अर्थ जा रहा है कि नई चेतना के कवियों, ऐसे कवियों जो दुनिया में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, तुम बादल की तरह हो, उठो गरजो। गरजने का मतलब अब बादल से अगर छोटी छोटी छींटें आ रही हैं तो उससे दुनिया की प्यास बुझने वाली नहीं है। इसलिए ये जो रिमझिम तुम करते हो ना, वो पर्याप्त नहीं है। ये तुम थोड़ा सा लिखते हो या थोड़ी सी ही जिसमें परिवर्तन होता है, इस तरह का नहीं, कुछ बड़ा लिखो जिससे लोगों में जीवन आए, लोगों का परिवर्तन हो। तो हे नवचेतना के कवियों, तुम बादल जैसे हो, तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ धाराधर। धाराधर कहते हैं बादल को, क्योंकि वो धाराओं को धारण करता है। धारा मतलब पानी की धाराओं को धारण करता है। तो ओ बादल, घेर घेर घोर गगन। ये जो घोर गगन है, ये जो बहुत बड़ा गगन है, ये जो विस्तृत गगन है, तुम इसको घेर लो, मतलब इसको सब तरफ से इस पर छा जाओ। जैसे बादल जब तेज बारिश आनी होती तो बादल बिल्कुल घेर लेते हैं। ललित ललित काले घुंघराले। अब इसमें बता रहे हैं कि बादल तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं कि ललित ललित, तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। काले घुंघराले, तुम्हारे जो बाल हैं वो काले हैं और घुंघराले हैं। अब यहां पर बादलों का मानवीकरण है। जिस तरह से घुंघराले बाल होते हैं उसी तरह से आकाश में बादलों की शेप बनती है, आकार बनता है। बाल कल्पना कैसे पाले और तुम कैसे हो, जैसे कि बच्चों की कल्पनाएं के द्वारा तुम पाले हुए हो। पाले हुए का मतलब तुम उसी तरह के, तुमने रूप धारण किया हुआ है। तुम जिस तरह से बच्चा एक अनगढ़ कल्पना करता है या बच्चा एक अस्थायी कल्पना करता है, तो उसी तरह से अस्थायी कल्पना क्यों, जिस तरह से बच्चे की कल्पना का कोई स्थिर रूप नहीं होता, उसी प्रकार से तुम्हारा भी बादलों कोई स्थिर रूप नहीं होता, अर्थात तुम एक रूप में रहने वाले नहीं हो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे उर में, तुम्हारे दिल में विद्युत बिजली की छवि मतलब सुंदरता, तुम्हारे दिल में विद्युत की सुंदरता है, मनोहर सुंदरता है। और यहां छवि का अर्थ ऊर्जा है, एक सुंदरता है। और कवि नवजीवन वालों और हे नवजीवन देने वाले बादलों, तुम कवि की तरह हो। ठीक है, तो वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है वज्र मतलब हथियार, और यहां पर वज्र का अर्थ है बिजली। ध्यान देना, यहां पर वज्र का अर्थ है बिजली। तो हे बादलों, तुम्हारे दिल में बिजली छुपी हुई है, क्योंकि बादलों में बिजली छुपी होती है, लेकिन तुम फिर भी नूतन कविता, एक नई कविता, एक नया परिवर्तन, एक नया सृजन, एक नया उत्साह फिर से भर दो। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, बादलों को संबोधित कर रहे हैं और बादलों के माध्यम से नई चेतना के कवियों को एक प्रेरक और परिवर्तनशील काव्य लिखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और आप देखेंगे घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और घेर घोर को देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है। धाराधर ललित उर वज्र में तत्सम शब्द हैं, और के से, जहां से सासी आ जाए तो वहां पर उपमा अलंकार है। भाषा बड़ी सरल चल रही है, सहज चल रही है और संगीतात्मकता भी है। तो दोबारा से समझो, बादल गरजो, हे नई चेतना के कवियों उठो, कुछ परिवर्तनशील लिखो। घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ओ बादल तुम इस विस्तृत आसमान को घेर लो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल बड़े काले हैं, घुंघराले हैं, और तुम बच्चों की कल्पना की तरह से अपना एक अस्थायी रूप धारण किए रहते हो। तुम्हारे दिल में
बिजली की सी सुंदरता है और तुम नए जीवन देने वाले बादलों, तुम कवि जैसे हो। तुम अपने दिल में बिजली को छुपा करके, है ना, तुम अपने दिल में एक इस परिस्थिति को, अपने दुखों को छुपा करके एक नूतन कविता फिर से भर दो, एक नया परिवर्तन और एक नया सृजन फिर से भर। अब अगले खंड में क्या है कि बादलों के आने से पहले गर्मी की ऋतु होती है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब अनमने, विकल मतलब बेचैन। हे बादलों, तुम्हारे आने से पहले विकल विकल हर आदमी पर बेचैन, उन्मन उन्मन सब अनमने, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व दुनिया, निदाग मतलब गर्मी, निदाग गर्मी तत्सम शब्द है, के सकल जन, दुनिया के सारे लोग गर्मी के कारण बेचैन थे और अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ओ अनंत के घन, अनंत मतलब आसमान, ओ आसमान के बादल, तुम अज्ञात दिशा से आए हो। अज्ञात दिशा अनजान दिशा, अनजान दिशा का मतलब यह है कि बादलों के आने की दिशा तो कोई निश्चित नहीं होती, वो किधर से भी आ जाते हैं, इसलिए यहां पर अज्ञात दिशा दिया है। हे बादलों, तुम्हारे आने से पहले दुनिया के सारे लोग गर्मी के कारण बेचैन थे, अनमने थे, और तुम अनंत दिशा से आए हो, एक अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा, ये धरती तप्त है, जली हुई है, बेचैन है, एक इनके अंदर व्याकुलता छाई हुई है, ये तड़प रहे हैं आजादी पाने के लिए। जल से फिर शीतल कर दो, तुम अपने जल से इन लोगों को शीतल कर दो। बादल गरजो, तुम गरजो, कुछ नया परिवर्तनशील लिखो। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो कार्य है, आप सबसे पहले इस कविता को लिखें, कविता को लिखने के बाद इसका पाठ प्रवेश लिखें, इस कविता में क्या है, फिर इसके कठिन शब्दों को लिखें, उसका भावार्थ लिखें और इसका भाषा सौंदर्य लिखें कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार हैं, उपमा अलंकार हैं, भाषा सरल सहज है, संगीतात्मकता है, और फिर इसके प्रश्नोत्तर करो। प्रश्नोत्तर क्या है इसके, ये कविता बाद में पढ़ेंगे हम। ये इसके प्रश्न हैं। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। दूसरा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तीसरा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इन 3 प्रश्नों को आप कविता को पढ़ने के उपरांत अपने विवेक से करें और अन्य कोई प्रश्न होने पर आप मुझसे संपर्क करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह उत्साह कविता पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।